नमस्कार, खबर नाउ लाइव पे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और जैसे कि हमने आपके साथ कल भी जानकारी साझा की थी कि दी हेल्थ टॉक जो है वो हम खबर नाउ पर आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें अलग अलग डॉक्टर्स के साथ हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मौजूद है, मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन आप सभी व्यूअर्स के साथ करवा दूं। हमारे साथ आयुर्धामा हॉस्पिटल के एमडी कांगड़ा से डॉक्टर नवीन शर्मा, यहाँ पर वैद्य नवीन शर्मा मौजूद हैं और हम उनसे आज जानेंगे, बातचीत करेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम पर आज हम बात करेंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम कोरोना जैसी महामारी से फाइट कर सकते हैं। इसी के साथ हम उनसे और भी जानेंगे कि क्या प्रोसेस है इसका, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले डॉक्टर नवीन शर्मा जी, आपका खबर नाउ पर स्वागत है। नमस्कार। खबर नाउ के सभी दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खबर नाउ को, जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। जी, यहाँ पर मैं यहाँ जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगर कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं विकास जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कमेंट्स आते हैं किसी के, अगर किन्हीं को कुछ हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन इनके साथ शेयर कर सकते हैं डॉक्टर नवीन के साथ। मेरा आपसे सबसे पहले सवाल रहेगा सर कि क्योंकि हम इम्यूनिटी सिस्टम पर बात कर रहे हैं तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले आम आदमी को जानना ये जरूरी है। और इम्यूनिटी है क्या, क्या ये ऑर्गन है या एक प्रोसेस है, कैसे ये काम करता है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। जी विकास जी, आज के दिन में ये इम्यूनिटी शब्द जो है वो एक बहुत ही की वर्ड बन चुका है। इसकी सर्च अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम पे हर कोई इस इम्यून सिस्टम के बारे में, इसको कैसे हम मेंटेन करें, कैसे सही से रखें और इसका क्या काम है, इसका हर किसी की इसको जानने की उत्सुकता है और लोग अपने लेवल पे जान भी रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय को चुना। जी, तो इम्यून सिस्टम जो है वो नेचर द्वारा बॉडी को दिया गया एक मैकेनिज्म है। ओके, जो रोगों से लड़ने के लिए बॉडी को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। मैं इसको सिस्टम भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक पूरे बॉडी का कंप्लीट प्रोसेस है जो मिलजुल के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो हम कहें कि जो इम्यून सिस्टम है वो जैविक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। और ये दो तरह की होती है जी। एक जैविक होती है जो हमारी जिसे इनेट कहते हैं, जो हमारी इनबिल्ट है जी। जिसे हम इनबिल्ट की बात कहते हैं कि जो हमें इनबिल्ट मिली हुई है और जो टाइम के साथ साथ में और स्ट्रांग होती जाती है। इनबिल्ट और साथ में जो दूसरी इम्यून सिस्टम है वो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो है जो हम एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक, जैसे आप कहते हैं कि वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं या कुछ मेडिसिन हैं जो दे रहे हैं, तो वो एक्वायर्ड है जो बाहर से हमें दी जाती है और वो स्पेसिफिक किसी एक डिजीज़ के लिए होती है। और जो इनेट की बात हम करते हैं वो एक बॉडी का कंप्लीट डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक करता है बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट में, वायरसेस के अगेंस्ट में। और उसका डिफरेंट बॉडी के जो हमारे अंग हैं वो अपना एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं उस डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए। जी जी, आपने पहले सिस्टम की बात की जो इनबिल्ट है। इनबिल्ट से अगर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूं तो जो हमारे जीन्स में है, जैसे हमारे पेरेंट्स से आता है, आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह का, मतलब आगे मैंने देखा कि इसमें कई ऐसे जैसे यंगस्टर्स हैं, जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यंग एज में हो जाते हैं, जल्दी बाल झड़ना है, ये सारे इसी के कारण है या किस तरह से आप देखते हैं जो पेरेंट्स से हमें आता है आगे जीन्स पे? जी बिल्कुल विशाल जी, देखिए ये जो हम जिस बात इनेट इम्यून सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक आनुवंशिक प्रक्रिया है। जैसे हम रूटीन में भी देखते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, तो हमारा एक्सपोजर का रिएक्शन, जैसे ठंड को एक्सपोज होने का रिएक्शन जो है वो हो सकता है आपका कुछ अलग हो, मेरा कुछ अलग हो। या समाज में हम लोग जो मिलने वाले कुछ लोग कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई तो मुझे जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप देखते हो कि वो पूरा अपना उनको उसका इतना इमीडिएटली रिएक्शन नहीं होता है जी। तो ये इम्यून सिस्टम ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमें मिलता है माता पिता से जी, किस जगह पे हम रह रहे हैं उससे, गर्भ की प्रक्रिया के दौरान उस बच्चे को किस प्रकार का पोषण मिला है, आहार मिला है, उस पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। और
ऐसी चीज़ें, इसीलिए आयुर्वेद का जब सिस्टम है जी। वो इस बल को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हम इनबिल्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा पूरा, अगर हम देश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो अगर हमारा सुरक्षा व्यवस्था में आईबी जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो भी अगर स्ट्रांग रहे ताकि हमें बाहर से आने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता रहे, और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग हो कि वो ज़रूरत पड़ने पे उसको रिवर्ट बैक कर सके। जी जी। तो ये एक जो इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं वो तभी तंदुरुस्त हो सकती हैं जब बॉडी का कंप्लीट सिस्टम जो है वो अपनी एक हार्मनी में वर्क करे, एक दूसरे के कोलैबोरेशन में अच्छी तरह से काम करे, और बच्चे को जो आनुवांशिक गुण है और माता पिता का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए गर्भावक्रांति भाव बोले गए हैं आयुर्वेद में कि गर्भावस्था के दौरान और गर्भ धारण करने से पहले भी माता पिता के लिए कुछ रेजीम्स बोले गए हैं ताकि वो उनको फॉलो करें और आने वाली जो प्रोजनी है वो एक हेल्दी पैदा हो। जी, इस जो आपकी डिस्कशन से अब दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो जो आपने बात की है जो हमें पेरेंट्स से, माता पिता से मिलता है, जीन्स में आता है, और दूसरा आपने बात की जो हम खाते पीते हैं उससे जो हमारी इम्यूनिटी रहती है, आपने ऐसी ही बात की है। हाँ, जी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि आपका हमारे इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है कि पहले उसको उस डिजीज़ का एक्सपोजर होना चाहिए। जी। एक्सपोजर हुआ और फिर उस इम्यून सिस्टम ने वो पर्टिकुलर जो सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जी। वो एंटीबॉडीज़ बनी ताकि वो उन रिएक्ट करके वो जो वायरस है, बैक्टीरिया, उसको खा सकें जी, उसको मार सकें। तो वो एक्वायर्ड सिस्टम है। तो जब हम एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो जैसे पोलियो है जी, पोलियो वैक्सीन आपने दी जी, पोलियो वैक्सीन का मतलब है कि उसी डिजीज़ के वायरसेस को आपने कमज़ोर किया या किल्ड, उनको मार के बॉडी में इंजेक्ट किया और बॉडी का उससे एक्सपोजर हुआ, और वो एक्सपोजर होने पे बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाई और एक रिवर्स में मेमोरीज़ में वो रहा जी। और जब फ्यूचर में कभी उस बीमारी का आपको सामना होगा तो आपके पास उससे लड़ने के लिए जो कोडिंग है वो पहले से रेडी है जी। तो तो वो कोडिंग आएगी, वो वायरस आएगा, बॉडी को एक मैसेज जाएगा कि ये वो पर्टिकुलर बीमारी आपको आई है, एक्सपोजर हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप पहले से रेडी हो उसके लिए, तो आप उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दोगे जी। तो ये एक्वायर्ड सिस्टम है, ये आपको बाहर से लेना पड़ता है या आपको बीमारी से एक्सपोज होना पड़ता है। जैसे अभी इस पेंडेमिक में लोग, आपने बीच में सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी की भी बात कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी का क्या है कि सबको बीमारी हो जाए, वो सब में अपने नेचुरल एंटीबॉडीज़ बन जाएं। जैसे कि अभी एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे किया गया, तो जहाँ पे हमें पता चला कि 10% लोगों में या 20% लोगों में कोविड के एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं जी, बिना किसी सिम्टम के, बिना उनको पता चले हुए। बिल्कुल। तो उनकी बॉडी कहीं ना कहीं उस वायरस को एक्सपोज हुई और इम्यून सिस्टम ने उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना ली जी। तो जैसे ही बीमारी को एक्सपोजर होगा तो वो एंटीबॉडीज़ उसको फास्ट कर पाएंगी, फास्टली उस पर एक्ट कर पाएंगी और वो लड़ पाएंगी जी। मैं इससे पहले अगले सवाल करूं, यहाँ पर हम इससे पहले कि आगे जाने की किस तरह की बीमारियां होती हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ हमारा बैठने का मकसद ये है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस पे हम बात करें। लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक है तो किस तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में आ सकती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं उससे पहले। विशाल जी, पहले हम वीक होना, इम्यूनिटी वीक होना और किस तरह की बीमारियां आना, इस पे जाने से पहले हम ये बात ये करेंगे कि वो इम्यून सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है जी। जब हम इस पे आयुर्वेद के पक्ष से जाएंगे जी। इसको व्याधि क्षमत्व कहा जाता है कि व्याधि से लड़ने की जो आपकी क्षमता है वो किस तरह की है, और वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। और ये कब वर्क करती है, जब आपको एक कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ होनी चाहिए, कंप्लीट पूर्ण स्वास्थ्य जिसको हम कहेंगे। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या आयुर्वेद में इसकी की है स्वास्थ्य की। तो उन्होंने कहा कि समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन से स्वस्थ इत्याविधीयते। वो कहते हैं कि जब आपके दोष, जो बॉडी के बेसिक ह्यूमर्स हैं, जो बॉडी को बैलेंस करके चलते हैं, वो अगर बैलेंस हैं तो बॉडी सही रहती है, जिसको वात पित्त कफ का नाम दिया गया है जी। तो वो एक 3 पिलर हैं
वो अगर आपके इक्विलिब्रियम में है, अग्नि आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो अगर सही है, मल क्रिया जो आपके नेचुरल एनर्जीज हैं वो आपको अगर ऑन टाइम है, तो उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। आपकी हैप्पीनेस विद इन होनी चाहिए, आपका मन और इंद्रियां वो भी प्रसन्न होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तब आप स्वस्थ नहीं हो। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में देखें हाँ, तो स्ट्रेस तो इतना है लोगों को, और लाइफस्टाइल ऐसे हमारे इसलिए हैं कि- मेरा जो मानना है वो मैं वो ये मेरा मानना नहीं, बट जहाँ तक हम अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनको हम कहेंगे कि ये कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ है। जी, जैसे WHO ने भी कहा है, सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वो सिर्फ आपको मेंटल एंड फिजिकल से आगे फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल भी बोल रहे हैं। सो अगर वो आप ये सारी चीजें पूरी करते हो तब आप स्वस्थ हो, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी सही से काम करेगा जी, तभी आपका इम्यून सिस्टम भी सही से काम करेगा। तो अब हमें अगर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम को कैसे बना के रखना है, कैसे उसको सही रखना है, तो जैसे मैंने आप पहले बात करी कि ये सोच विचार हमें उसी वक्त से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को क्या देते हैं। जो मैं अर्न करता हूँ ठीक है, वो अगर पास ऑन होता है तो ठीक है, लेकिन दैट इज़ अ टेम्परेरी थिंग। और लेकिन अगर हम उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाएँ, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ी देन हो जाएगी। तो वो उस आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे को के स्वास्थ्य के बारे में, उसके इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम उसके आने से पहले ही प्लान करें तो मुझे लगता है ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्लानिंग होगी। जी, तो वहाँ से जब शुरू होगा तो माता और पिता के दोनों के स्वास्थ्य कैसा है उसको ध्यान में रखा जाए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व किया जाए, और वो सॉल्व होने के बाद जब गर्भ जब आ जाता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या आहार हो सकता है, क्या क्या विहार हैं, ये सब बहुत ही मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकूंगा। मेरा एक सवाल यहीं पे आता है, क्योंकि आपने रूट्स की बात की कि जब प्रेगनेंसी है या जब से मतलब बच्चा है, गर्भधारण हुआ है, तब से आप बात कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में हम ज़्यादातर देखें तो हम लोग हॉस्पिटल्स में और उसमें ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और उस तरह से जो मेडिसिन दी जा रही हैं उस तरह से ज़्यादा हम जा रहे हैं आज के समय में। और जो एक पुराना समय था, मतलब जो एक ट्रेडिशनल वे में जो आहार मिलता था, वो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आप कैसे देखते हैं और किस तरह से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इसमें? देखिए विशाल जी, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि आज के इस समय में, इस काल में जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं जी, और आहार विहार में आई हुई हमारी विकृतियों की वजह से वो है। वो कई कारण हैं उसके, हमारा जीवन शैली में भाग दौड़ का बढ़ना, या हमारी कृषि क्रांति की वजह से कृषि के साथ छेड़छाड़ का होना, उसको ज़्यादा उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कई तरह के उर्वरक और कई तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होना। और अब जब साइंस ने इतनी तरक्की की है तो स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई है, और आप सर्दियों के फल आप गर्मियों में मिल जाते हैं, गर्मियों के आपको सर्दियों में मिल जाते हैं। ये भी एक तरह का प्रकृति से छेड़छाड़ है, क्योंकि प्रकृति ने आपके स्वास्थ्य के लिए किस सीज़न में क्या खिलाना है वो उस सीज़न में पैदा किया है। तो सब अगर मुझे कंप्लीट हेल्थ की स्टेट को मेंटेन करना है तो मुझे नेचर के साथ चलना पड़ेगा, जो हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं उससे। जी, तो नेचर के साथ चलने की जो बात है वो यही है कि किस मौसम पे कौन सा अन्न, कौन सा फल, कौन सी सब्जियां उगती हैं वो हम देखें, वो हमारे आसपास में हमें दिख जाएगा। जब बहुत सारी मात्रा में कुछ सब्जियां मिलने लगें तो समझो कि वो सीज़न की हैं, और जब बड़े स्टोर्स में या बहुत महंगी मिल रही हो तो आप समझो कि वो सीज़न की नहीं है। तो वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हवा की बात कर रहा हूँ। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो गर्मियों में भी हम कोशिश करते हैं कि एयर कंडीशनर का यूज़ करके हम सर्दियों जैसा माहौल बना के उसको यूज़ करें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए
डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, क्योंकि वो अब आप देखिए कि अगर आपका किसी चीज़ के प्रति एक्सपोजर ही नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम कैसे बिल्ट होगा, अगर आपको वो चीज़ों से एक्सपोज होंगे आप, जैसे किसी छोटे से फ्लू से है, जैसे फ्लू हुआ और लोग एकदम से कुछ दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं, इम्यून सिस्टम को आप वर्क ही नहीं करना देते हो कि हम वेट करें, बॉडी का अपना सिस्टम काम करेगा, हम उसको काम करने के लिए थोड़ी मदद दे देते हैं। जैसे पुराने टाइम पे काढ़े का काढ़ा बोलते थे जी, काढ़े में कुछ नहीं है, काढ़े में कुछ लोग घर पे जो चीज़ें उपलब्ध होती थी हमारी रसोई में, दालचीनी है, इलायची है, काली मिर्च का यूज़ कर लेते थे, और वो चीज़ें डाल के लोग इंतज़ार करते थे और 2-3 दिन के अंदर अपने आप सेल्फ रिकवरी होना शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा भी सिस्टम कुछ अराइज होता है, हम लोग दवाई खाना शुरू करते हैं। और देखिए, दवाई खाने के 2 तरह के नुकसान हैं। एक तो वो आपके शरीर में आपकी बॉडी की जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको तो डिस्टर्ब कर ही रहा है, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को भी वो सप्रेस कर रहा है कि जब आप किसी चीज़ को सप्रेस करते जाओगे, मान लो कि मुझे कोई काम, मेरे इस हाथ को कोई काम करना ही नहीं है, बहुत सालों तक मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये अपना नॉर्मल काम करने की कैपेसिटी भूल जाएगा, तो मसल वेस्टिंग हो जाएगी। मसल वेस्टिंग होगी तो ये सही से काम नहीं कर पाएगा। तो जब ये कहता है कि मेरा काम ही नहीं है, तो मसल्स भी काम करना छोड़ दे। इसी तरह से अगर आप किसी भी ऑर्गन को या डिफेंस मैकेनिज्म को अगर आप यूटिलाइज ही नहीं करोगे, हर काम आप मेडिसिन से करवाओगे, तो वो सप्रेस होगा और कहीं ना कहीं वो लो होगा, और छोटी सी चीज़ पे भी वो आपको डिफेंस नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, और वो फिर अगली अवस्था में वो व्याधि चली जाएगी। तो इसीलिए आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और इम्यून सिस्टम। हाँ जी, एक मेरा यहाँ पे सवाल रहेगा कि जैसे आपने मेरे साथ बात भी की थी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा डाइट प्लान, डाइट चार्ट। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम में है, जिनको ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है या कोई और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो क्या आप उनको कैसे आपसे डाइट प्लान के सजेशंस ले सकते हैं, और किस तरह से आप इसका कहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, आयुर्वेद में जब अगर हम किसी बीमार की या रोगी की, मैं एक जो आयुर्वेद का लक्ष्य है वो ये कहता है सबसे पहले कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसको हम आज की डेट में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहेंगे, जो प्रिवेंशन की बात है। तो वो आयुर्वेद ने प्रिवेंशन की बात सबसे पहले की है। आतुर से विकार प्रशमनम उन्होंने बोला है, तो रोगियों की रोग को तो दूर करना है ही उसका लक्ष्य। अब उसके बाद चिकित्सा का जो सूत्र है आयुर्वेद में, वो बोलता है आहार, विहार और औषधि से शुरू करता है। यहाँ दोबारा पुनः वो वही आहार से शुरू कर रहा है। आपकी जीवन शैली में सिर्फ आपको कब सोना है, उठना है, बैठना है, ये तो है ही, लेकिन मेरा समाज के प्रति या मेरा देश के प्रति या मेरे अपने पड़ोसी के प्रति क्या दायित्व है, वो भी जीवन शैली में ही आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिविटी शेयर करते हो, पॉजिटिविटी रखते हो, तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही है जी। तो किसी भी चीज़ के लिए आहार से संबंधित हो, विहार से संबंधित हो, तो मैं कुछ जनरल सी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो सबके लिए। और जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वो हम बात करेंगे फिर जो एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में, उसके बारे में। तो जनरल चीज़ें जो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, वो हम लोग सब जानते हैं, पर कहीं ना कहीं उसको मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि जैसे कहा गया है कि रात को जो सोने का समय है हमारा, वो अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ उस वक्त टीवी देख रहे हैं या हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और उस वजह से मैं सोने के लिए देर हो रही है मुझे, तो हमें चाहिए कि सोना, हमें जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी सोना चाहिए, पर सोने और खाने के बीच में दोबारा आपका कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबसे बड़ी जो गलती आज की समय में कर रहे हैं सब लोग मुझे भी आप जोड़ सकते हैं उसी में, कि सब काम कह लें, भाग दौड़ कह लें, और सारा दिन भर का छोड़ के हम रात को खाते हैं दबा के और फिर सो जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम यही होता है, जैसे आपने गाड़ी में रात को फ्यूल डाला और गैराज में खड़ा कर दिया, यूटिलाइजेशन उन कैलोरीज की कितनी है, और मतलब हैवीएस्ट मील
जो हमारे सिस्टम में बन चुकी है अभी, वो रात का खाना है। हम रात को खाते हैं और सो जाते हैं। तो जब हमने खाया और बहुत ही हैवी कैलोरीज खाई हैं तो वो कहाँ यूटिलाइज करोगे। दूसरा, रात को जब आप सो गए, आपका सारा सिस्टम स्लो डाउन हो गया, तो उस खाने को, जो उस हैवी आपने जो खाना भोजन लिया है, उसको पचने में उतनी जितनी अग्नि की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगी। अब हम सुबह, एक सूत्र कहा गया है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्य उदय होने से 2 घंटे से पहले का समय। लेकिन आचार्य बहुत ही, उनको पता था कि शायद ये भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। उन्होंने कहा कि जीर्णे अजीर्णे निरूपेत, लेकिन जीर्ण और अजीर्ण का निरूपण करके, मतलब उसको पहले जज करना चाहिए कि मुझे जीर्ण हो गया, खाना खाया हुआ था वो पच गया या नहीं पचा है। तो ये कैसे जज करोगे कि आपको उठते ही आप लाइट फील कर रहे हो, आप एनर्जेटिक हो, आपको ऐसा धक्के से उठना नहीं पड़ रहा है कि ये मैं एनर्जी नहीं फील कर रहा हूँ, तो लाइटनेस है, आपको नेचुरल एनर्जीज पास हो जाते हैं और आपका जो उद्गार शुद्धि कहा गया है, जो आपको अगर जो बेल्चिंग है, डकार आते हैं, वो बिल्कुल कोई टेस्ट ना हो उसमें, तो हम उसको कहेंगे कि खाना पच चुका है, अब आप उठ जाए और हम अगले दिन की दिनचर्या के लिए रेडी हैं जी। तो ये सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये गोल्डन रूल है, सदियों से यही हमें बताया जाता है। हम कितना फॉलो करते हैं वो अलग है। व्यायाम की एक व्यवस्था है जो हमें बनानी चाहिए और करना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, जितनी ज़रूरत है उतना उस हिसाब से करना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है कि हम जो निगलेक्टेड मील है हमारी, वो ब्रेकफास्ट ही होता है, जबकि वो सबसे सारे दिन का जो सबसे अच्छा भोजन है वो आपका नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि आपने दिन भर वो जो खाया हुआ है उसकी कैलोरीज़ को, उसमें खाए हुए न्यूट्रिशन को यूटिलाइज़ करना है, तभी आप यूटिलाइज़ कर पाओगे। जिसमें एक संपूर्ण आहार होना चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें विटामिन्स भी हों, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फ़ैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, वो सब हो। तो हमें फलों के रूप में मिल सकते हैं। फल आपके भोजन का सबसे पहला अंग होना चाहिए, एक फर्स्ट सर्विंग होनी चाहिए जब आप ब्रेकफास्ट लेते हो। तो फल, अगर सबसे पहले आप फल लीजिए, फिर उसके बाद में दलिया है, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड थे, मैं उनको कहूँगा कि हमें वो लेना चाहिए। दलिया है, सूजी है, सूजी की खीर है, चीला है जी, और इसी तरह का जो जी हमारे लोकली जो हमारे पास अवेलेबल फूड स्टफ है वो हमें लेना चाहिए जी। मेरा यहाँ पर आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद आप जो कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं। हम जैसे अभी आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा एक ऐसी ट्रीटमेंट रही है हमारे, जो जड़ से आप जिसके ऊपर काम करते हैं, मतलब ऊपर से इलाज नहीं रहता है, जड़ से बीमारी को ख़त्म किया जाता है। लेकिन आज के बाज़ारों में, आज के मैंने जो आयुर्वेदा के हालात देखे, वहाँ बहुत सारी लॉन्च हो गई हैं। वो सारे आपको पैकिंग में दवाइयाँ मिल जाती हैं, बस आपको एक पर्ची की तरह वो दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। तो कैसे आप देखते हैं? और जो पुराने वैद्य थे हमारे, वो एक दवाइयाँ हाथ से बनाते थे, उसका एक प्रोसेस रहता था बनाने का। क्या उन चीज़ों को आप आयुर्धामा में फॉलो कर रहे हैं, या आप भी उन्हीं चीज़ों पर चल रहे हैं? जी विशाल जी, जो आपने कहा कि आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज पे काम करता है, देखिए रूट कॉजेज इतनी देर से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो रूट कॉज पे ही हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति जो मेरे पास पहुंचता है वो बीमारी अपने घर से लेके आता है जी, और करेक्शन भी मुझे उसके घर से ही करनी पड़ेगी। घर से मतलब उसकी रसोई से, उसकी जीवन शैली से। तो ये आप सही कह रहे हैं कि अब जो डिज़ाइनर पैकेजेस आने लग गए हैं आयुर्वेद में, हमारे पास भी लोग आके कहते हैं कि जी पैकेज क्या होगा, और मेरे दिमाग में वो चीज़ जाती नहीं है कि पैकेज मैं कैसे बना सकता हूँ जब मैं आपसे मिला नहीं हूँ, जब मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपसे बातचीत नहीं की है। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं बताई गई हैं, जो नाड़ी से देखते हैं, जिह्वा से देखते हैं, मलमूत्र के बारे में बात, उनकी कैसा है फ्रीक्वेंसीज, उसके बारे में बात की जाती है, आपके स्पर्श से देखा जाता है। हर एक आने वाला व्यक्ति अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, और आयुर्वेद बॉडी को डिफरेंट सिस्टम की तरह से नहीं देखता है कि लीवर के लिए अलग देख लिया, ब्रेन के लिए देख लिया, हार्ट के लिए। हम एज अ होल एक बॉडी देखते हैं, एक शरीर को देखते हैं। हमें सिस्टम को इम्प्रूव करना है ताकि बाकी जो शरीर के अंग हैं वो अपने आप प्राकृतिक कार्य कर सकें। मुझे उसका कार्य आके नहीं करना है, मुझे उसको वो अवस्था पैदा करनी है कि वो अपने आप उस कार्य को कर पाएँ। पुराने समय पे जो वैद्य थे
वो इन सब चीज़ों को करते थे, लोगों के पास समय था, लोग स्वास्थ्य के प्रति मुझे लगता है कि अब से पिछले समय में जो लोग थे वो ज़्यादा जागरूक थे जी। हम ये कहते हैं कि साइंस ने तरक्की करी है, पर मुझे लगता है कि ये जो तरक्की है ये हमारे लिए उतनी बेनिफिशियल प्रूव नहीं हो रही है, क्योंकि जो आहार विहार की शैली थी हमारे पुरातन काल में वो बहुत ही स्वस्थप्रद थी। आप देखिएगा कितने भी हमारे जो त्यौहार हैं, सीजनल रेजिम्स हैं, वो सारे हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए जी। और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर एक डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस है, बट उनका फोकस एक ही होता है, वो है हेल्थ। तो हम यहाँ जो अथर्वा आयुर्धामा में है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह की, क्योंकि हमारा आरंभ चिकित्सा का आहार विहार से होता है और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जितना हो सके उतना पर्सनली उससे मिलें। और ये इस समय ने हमें कुछ नई देन दी है इस पेंडेमिक की वजह से, जहाँ लोगों से मिलना कम हुआ आने जाने की वजह से। तो कुछ चीज़ें तो ज़रूर बदली हैं विशाल जी, कि जहाँ हमें ये करना पड़ रहा है, पर उत्तम अवस्था वही है जब हम वैद्य और रोगी आमने सामने बैठे हों जी। उससे बढ़िया अवस्था कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप सभी व्यूअर्स का खबर नाउ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं इसको क्लोज़ करूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ एक जानकारी साझा कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेदा के ऊपर अगर जो ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता है वो वैद्य और जो है पेशेंट आमने सामने बैठे होने चाहिए। मैं यहाँ पर इस जो हमने ये जो खबर की है लाइव, उस पर कमेंट बॉक्स में आप यहाँ आयुर्धामा के हम नंबर्स आपको शेयर कर देंगे। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इनसे अगर कुछ जानकारी और लेना चाहें तो आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप आखिरी में कुछ कह रहे थे जी। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जब इम्यून सिस्टम के बारे में आप लोग सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी बातें निकल के आई, किसी ने कहा काढ़ा पियो, किसी ने कहा च्यवनप्राश खाओ, किसी ने कहा गिलोय ले लो। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम कोई एक दिन में आप नहीं बना सकते, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। वो आप आहार व्यवस्था से लीजिए, चाहे आपके व्यायाम करने की प्रक्रिया है या आपके नेचर को फॉलो करने की प्रक्रिया, जब तक आप उसको कंटिन्यूस प्रोसेस को नहीं फॉलो करोगे तो एक दिन में च्यवनप्राश खाने से, एक दिन काढ़ा पीने से या 10 दिन काढ़ा पीने से कभी भी इम्यून सिस्टम उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से हम सोच रहे हैं जी। तो अगर ये काल, इस पैंडेमिक अगर हमें ये देन भी दे जाता है कि हम इस कल्चर को अपने परिवार में डेवलप कर पाएँ, जिससे लॉकडाउन के टाइम पे लोगों का बाहर का खाना छूटा, पिज़्ज़ा छूटा, फास्ट फूड छूटा, अगर उन आदतों को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो मुझे लगता है ये इस वैश्विक महामारी की मनुष्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी जी। आप सभी व्यूअर्स का खबर नाउ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से भी हम आपके साथ जो हेल्थ टॉक हमने शुरू की है खबर नाउ पर, यहाँ पर हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर डॉक्टर साहब से भी और चर्चा करते रहेंगे। और आपके जो सवाल रहेंगे वो आप इसके वीडियो ख़त्म होने के बाद भी अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जहाँ पर आपके साथ जानकारी साझा कर दी जाएगी। आप सभी व्यूअर्स का खबर नाउ देखने के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद।